अगली सुबह सब मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अर्शी को आज साड़ी पहन के जाना था, इसलिए वो परेशान थी। एक तो उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सी साड़ी पहने, ऊपर से पहननी भी नहीं आता था। अनीता भी आज काम में व्यस्त थी। अर्शी उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जब अर्शी को कुछ समझ नहीं आया, तो थक हार कर बेड पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। जैन जब नहाकर बाथरूम से बाहर आया, तो अर्शी को ऐसे बैठा देखकर थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि वह परेशान लग रही थी। जो हमेशा जैन को परेशान करती थी, आज खुद परेशान थी। जैन को अर्शी को ऐसे परेशान देखकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो अर्शी के पास आया और अर्शी से पूछा क्या हुआ। लेकिन अर्शी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो जैन ने उसे कंधे से हिलाया। तो अर्शी चौंक कर जैन को देखने लगी। अर्शी के ऐसे देखने पर जैन बोला, क्या हुआ? कब से बुला रहा था तुम्हें, लेकिन तुम हो कि पता नहीं कहाँ खोई हो। कोई प्रॉब्लम है? अर्शी उदासी से बोली, नहीं। जैन फिर बोला, तुम बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। अगर तुम्हें सही लगे, यू कैन शेयर विद मी। अर्शी फिर जैन को देखने लगी। उसे पता था जैन मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जैन के इतना प्यार से पूछने पर अर्शी को लगा कि उसे जैन को बता देना चाहिए, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। अर्शी के कुछ ना बोलने पर जैन बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो। अर्शी जैन की बात काटते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती और हर कोई बिजी है, तो किससे मदद मांगूं? बस यही प्रॉब्लम है। जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए नहीं बता रही थी। जैन, बस इतनी सी बात? तो तुम कुछ और पहन लो। और डैड भी तो उस दिन बोले थे कि तुम कुछ भी पहन सकती हो, भाभी की तरह। वो बस किसी खास अवसर पर साड़ी पहनती हैं, तो तुम उन्हीं के जैसी तो हो, तो कुछ भी पहन लो। अर्शी, अरे यार तुम समझ नहीं रहे, आज तो भाभी भी शायद साड़ी ही पहने, और मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है। जैन, जब नहीं आता तो क्या अच्छा लगता है? तो क्या अच्छा नहीं लगता? कितनी अजीब हो तुम, पहनना नहीं आता और पहनना साड़ी है, सिली गर्ल। अर्शी, अब ज़्यादा सुनाओ मत। मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी थी और कुछ खुद से बोली। तुम ही आए थे पूछने, हेल्प तो कर नहीं रहे, बस टोंट मारे जा रहे हो। जैन, हाँ तो क्या मुझे साड़ी पहनाना आता है? तुम भी। वो एक मिनट। और तुरंत मोबाइल लेकर यूट्यूब से वीडियो स्टार्ट कर दिया और अर्शी के सामने लाकर रख दिया फ़ोन। अर्शी कभी फ़ोन को तो कभी जैन को देख रही थी। अर्शी के ऐसे देखने पर जैन थोड़े गुस्से से बोला, अब देख क्या रही हो? पहनो जल्दी से, सब तैयार भी हो चुके होंगे, हम दोनों के अलावा। और सुनी थी ना, डैड ने क्या कहा था, कोई लेट नहीं होना चाहिए, इसलिए जल्दी। अर्शी, और साड़ी अलमारी से निकालने लगी। बड़ी मशक्कत के बाद उसे एक लाल रंग की एक बनारसी साड़ी पसंद आई, लेकिन फिर उसे हाथ में लिए देखे जा रही थी। जैन अर्शी को ऐसे देखकर खुद से ही बोला, यार ये लड़की। और तेज से बोला, अब साड़ी को क्या घूर रही हो, पहनो जल्दी से, मैं बाहर जा रहा हूँ, सबको देख कर आता हूँ। जल्दी करना, तुम्हारी वजह से अगर डैड ने मुझे कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। और रूम से बाहर निकल गया। अर्शी तुरंत साड़ी को लेकर शीशे के सामने खड़ी हो गई और मोबाइल को एकदम सामने रखकर उसमें देखकर साड़ी पहनने लगी। कुछ ही देर में साड़ी पहन ली, वो भी अच्छी तरह से। अर्शी बहुत खुश हुई, आज उसे साड़ी पहनना आ गया खुद से, और वो भी जैन की वजह से। अर्शी मन में सोची, आज तो जैन को थैंक्स कहना चाहिए। जो भी हो, आज उसने मेरी मदद की है, तो थैंक्स तो बनता है। और शीशे में देखकर खुद ही मुस्कुराई। रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी अर्शी, और रेड कलर का चूड़ा उसके हाथों की शोभा बढ़ा रहा था। रेड कलर की बिंदी भी उसके ऊपर जच रही थी। अर्शी सिंदूर लगा रही थी कि इतने में जैन अंदर आया। एक बार तो वह भी अर्शी को देखने पर मजबूर हो गया, चाह कर भी नजर नहीं हटा पा रहा था। अर्शी ने जब जैन को खुद को देखते हुए पाया, तो जैन के पास जाकर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, कहाँ खो गए जनाब? जैन तो जैसे किसी दूसरी दुनिया से वापस आया हो, चौंक कर बोला, वो कुछ नहीं, चलो सब तैयार हो गए। चलो, अगर तुम तैयार हो चुकी हो तो हम भी चलते हैं। अर्शी, हाँ चलो चलते हैं। और आगे बढ़ने लगी और जैन उसके पीछे चलने लगा, लेकिन अर्शी अचानक रुक गई और पीछे मुड़ गई। अर्शी के ऐसे अचानक मुड़ने पर जैन, जो कि पीछे चल रहा था, दोनों बहुत पास आ गए, जिससे अर्शी तुरंत हड़बड़ाकर सॉरी बोलते हुए पीछे हट गई। जैन अर्शी से बोला, क्या हुआ?
अचानक अब फिर कोई प्रॉब्लम? अर्शी, नहीं, वो हेल्प करने के लिए थैंक यू। मैं तो सोचा ही नहीं। गूगल पे, यूट्यूब पे देख लूं। दिमाग में आया ही नहीं मेरे। जैन, जब दिमाग होगा तब तो आएगा। जब जिसका दिमाग ही खाली है उसे क्या समझ आएगा? और इतना कहकर जैन हंसने लगा। अर्शी ने जैन को गुस्से में घूर कर देखा और बोली, एक हेल्प क्या कर दी तुमने तो। पता नहीं क्या समझ लिया खुद को। अब चलो, सब इंतजार कर रहे होंगे। और बिना कुछ सुने ही अर्शी रूम से बाहर निकल गई और जैन उसके पीछे। सब अब तक गाड़ी में बैठ चुके थे और सब अलग कार से थे। जैन और अर्शी के लिए भी एक अलग कार थी। अनुज अर्शी को देखकर बोले, बेटा जल्दी आओ, हम जा रहे हैं, लेट नहीं होना चाहिए। गुरुजी नाराज हो जाएंगे, जल्दी आना। और इतना बोलकर कार में बैठ गए। जबकि कार में बैठी रूपम अर्शी को साड़ी में देखकर आग बबूला हो रही थी। रूपम किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहती थी कि जैन अर्शी की तरफ आकर्षित हो या उसके बारे में कुछ सोचे। जबकि अर्शी आज साड़ी में बेहद दिलकश लग रही थी, जिससे रूपम डर रही थी कि कहीं जैन के मन में अर्शी के लिए कोई भावना न जागृत हो जाए और अपने बेटे को खो ना दे। इसी डर को रूपम गुस्से में बदल चुकी थी और लगातार अर्शी को घूरे जा रही थी। रूपम के द्वारा अर्शी को ऐसे देखने पर जब अनुज की नज़र रूपम पर पड़ी तो वह मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ बेगम? रूपम को प्यार से अनुज बेगम बुलाते हैं। अच्छी लग रही है ना हमारी बहू? लेकिन रूपम द्वारा कोई उत्तर न मिलने पर अनुज थोड़ा ऊंची आवाज में बोले, क्या हुआ रूपम, आप ठीक तो हैं? रूपम, हाँ मैं ठीक हूँ। और गाड़ी से बाहर देखते हुए बोली, ड्राइवर से बोलिए चलें, नहीं तो लेट हो जाएंगे हम। अनुज, और ड्राइवर से चलने के लिए बोले और अचानक रूपम से बोले, सौम्या कहाँ है? रूपम बोली, साहिल के साथ होगी, पूछ लीजिए जरा एक बार। अनुज साहिल का नंबर डायल करने ही वाले थे कि सौम्या का दूसरी तरफ से फोन आ गया। अनुज तुरंत फोन पिक कर स्पीकर पर कर दिए। उधर से सौम्या की आवाज आई, डैड आप कहाँ हो? मैं अभी घर पे ही हूँ, आप लोग कहाँ चले गए? अनुज तुरंत बोले, बेटा हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं, आप जैन की गाड़ी में आ जाओ उधर से। सौम्या बोली, डैड यहाँ कोई नहीं है, आप कुछ करो। अनुज, ओके बेटा, 5 मिनट इंतजार करो, जैन को मैं कहता हूँ, वापस जाकर तुम्हें पिक कर लेगा। और फोन रखकर तुरंत जैन को कॉल कर दिया। जैन खुद ही कार ड्राइव कर रहा था, जिससे फोन उठाने में उसे थोड़ा टाइम लग गया। फोन उठाते ही उस पे अनुज बरस पड़े कि इतना टाइम क्यों लगा दिया फोन उठाने में, यह मेरा फोन देखकर उठाना नहीं चाहते थे। लेकिन जैन सुनने के अलावा कुछ ना बोल सका। जैन को अच्छी तरह से पता था कि उसके बोलने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा उसे और सुनना पड़ेगा, इसलिए चुप ही रहना बेहतर है। अनुज जब अच्छे से जैन को डांट लिए उसके बाद बोले, सौम्या घर पे ही छूट गई, जाओ उसे लेकर आओ। मैं और साहिल बहुत आगे आ गए हैं और हमारा जल्दी पहुंचना भी जरूरी है, तो तुम चले जाओ, ले आओ उसे। जैन बस जी डैड बोलकर फोन कट कर दिया। अर्शी को जैन के चेहरे से पता चल गया था कि जैन को अच्छे से सुनाया गया है, क्योंकि उसके सामने ही कई बार अनुज कर चुके थे। लेकिन अर्शी जैन को देखने के अलावा कुछ ना बोल सकी। जैन ने तुरंत गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ ली और अर्शी बाहर देखने लगी। आज इतने दिन बाद घर से बाहर निकलकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था और ऊपर से इतना अच्छा मौसम उसके दिल को बहुत सुकून पहुंचा रहा था। जैन इतना तेज कार चला रहा था कि 5 ही मिनट में घर पहुंच गया। कुछ तो उसकी आदत थी तेज ड्राइव करना, और कुछ गुस्से की वजह से किसी तरह से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। सौम्या कार देखकर तुरंत गेट खोलकर आगे बैठने लगी, लेकिन आगे वाली सीट पर अर्शी पहले से ही बैठी हुई थी। अर्शी को बैठा देखकर सौम्या गेट बंद करने लगी। अर्शी सौम्या को रोकते हुए बोली, तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। लेकिन सौम्या तुरंत बोली, लेकिन अर्शी बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली मैं आगे बैठना ही नहीं चाहती थी, तुम बैठ जाओ। और तुरंत अगली सीट से पिछली सीट पर आ गई। सौम्या मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलकर अगली सीट पर बैठ गई। जैन को पता नहीं क्यों अर्शी का पीछे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके पास बोलने का कोई हक नहीं था। एक तो अनुज की डांट और दूसरा अर्शी का पीछे चले जाना और बोलना कि वह आगे बैठना ही नहीं चाहती थी। इससे जैन का दिमाग खराब हो चुका था। जैन ने कार स्टार्ट कर तेजी से मंदिर वाले रास्ते पर बढ़ गया। सौम्या कुछ देर बाद एफएम ऑन कर दिया। बहुत अच्छा सॉन्ग आ रहा था, अरिजीत सिंह का।
वैसे अरिजीत सिंह मेरे फेवरेट हैं। देखा हजारों दफा आपको, फिर भी बेकरारी कैसी है, संभालते संभलता नहीं ये दिल। कुछ आप में बात ऐसी है। अर्शी खिड़की से बाहर देख रही थी और जैन शीशे में ना चाहते हुए भी अर्शी को देखे जा रहा था। क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वक्त बस अर्शी को देखना जैन को बहुत अच्छा लग रहा था। वो इस पल को रोक देना चाहता था जब अर्शी के चेहरे पर बाल बार बार आ रहे थे, जिन्हें अर्शी बड़ी नजाकत से कान के पीछे किए जा रही थी। और वहीं सौम्या सीट के सिर टिकाकर आंखें बंद करके गाने का मजा ले रही थी। लेकिन इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती हैं। सौम्या सॉन्ग खत्म होते ही बोली, वाह भाई क्या सॉन्ग था, मजा आ गया। वैसे तो अरिजीत सिंह के सारे गाने कमाल के होते हैं, लेकिन जैन तो अब भी अर्शी को देखने में इतना मसरूफ था कि सौम्या की किसी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। कुछ देर में सामने से आ रही गाड़ी के हॉर्न से जैन का ध्यान भंग हुआ और वह खुद से सोचने लगा, ये मुझे क्या हो गया था, ये गलत है। अर्शी तो इस शादी को मानती ही नहीं और मैं खुद भी नहीं मानता, तो ये गलत है। मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। अर्शी हर चीज से बेखबर इस सुहाने सफर को एंजॉय कर रही थी। कुछ ही देर में मंदिर आ गया। सौम्या और अर्शी उतर गई और जैन एक नज़र अर्शी को देख गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने चला गया। जैन के आने पर तीनों मंदिर की तरफ चल दिए, जहां पहले से ही जैन के भाई साहिल और श्रद्धा और उनका बेटा पहले से मौजूद थे। तीनों उनके पास पहुंचे तो जैन साहिल से बोला, भाई मॉम डैड कहाँ हैं? तो साहिल ने बताया, पुजारी के साथ हैं। और साहिल अर्शी को देखकर बोला, लुकिंग गॉर्जियस अर्शी। अर्शी मुस्कुराकर शुक्रिया बोली, लेकिन जैन थोड़ा उदास था। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि आज ही डैड से बात करेगा और ऑफिस जाएगा कल से ही। अब ऐसे फ्री घूमना ठीक नहीं उसके लिए, और डैड भी खुश हो जाएंगे तो प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, उनकी शिकायत जो दूर हो जाएगी। इतने में पुजारी जी का एक सेवक आया और सबको अंदर आने के लिए बोला। अंदर यज्ञ हो रहा था। पुजारी जी उठे और अर्शी के सामने आकर खड़े हो गए। अनुज के इशारे पे अर्शी ने उनके पैर छुए और पंडित जी ने अर्शी के कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पुजारी जी का स्पर्श अर्शी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो अपना वहम सोचकर कुछ नहीं बोली। बारी बारी सबने पुजारी जी से आशीर्वाद लिया। अर्शी पुजारी को देख रही थी कि औरतों के कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे थे, जबकि आदमियों के सिर पर हाथ रख रहे थे। अर्शी ये देखकर कुछ सोच में पड़ गई, लेकिन इतनी जल्दी कुछ निर्णय लेना उसे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए चुपी रही। फिर पुजारी जी के कहने पर सब यज्ञ वाले स्थान पर जाकर बैठ गए और पुजारी जी के कहने पर सबने यज्ञ करना शुरू कर दिया। सब यज्ञ में बैठे हुए थे और कुछ देर में यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ खत्म होने के बाद पुजारी जी के कहने पर अर्शी को भोग बनाना था और उसे अपने हाथों से भोग लगाना भी था। अर्शी को तो कुछ बनाना नहीं आता। एक बारी भोग बनाने का सोचकर बहुत चिंतित हो गई अर्शी। उसे अपनी मम्मा की बात याद आ गई, जो हमेशा कहती थी कि बनाना सीख लो, लेकिन उसे तो कुकिंग करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था, इसलिए वो हमेशा किचन से दूर ही रहती थी। आज उसे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था। काश कुछ बनाना सीख लिया होता, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। यार भगवान जी, आप हमेशा मेरे सामने इतनी मुश्किल क्यों खड़ी कर देते हो। अर्शी अपनी ही सोच में गुम बोली। क्या? रूपम उसके पास आई और बेरुखी से बोली, हुआ क्या? तुम इतना क्यों सोच रही हो? जाओ बनाओ, पूरी और हलवा ही तो बनाना है। अर्शी उनको देखकर बेचारगी से बोली, एक्चुअली मुझे कुछ बनाना नहीं आता। मैं तो कभी जल्दी किचन में ही नहीं जाती थी, क्या करूं? तुम्हें और तुम्हारी वजह से अगर आज कोई प्रॉब्लम हुई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुजारी जी तुम्हारी वजह से नाराज नहीं होने चाहिए। कुछ भी करो, जाकर बनाओ, हमारी इंसल्ट मत करवाना। इतना बोलकर रूपम चली गई, जबकि अर्शी उदास सी वहीं खड़ी रही। अर्शी को उदास देखकर जैन उसके पास आया और अर्शी के चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, ओए क्या हुआ? अर्शी जैन को देखकर बोली, कुछ बनाना नहीं आता तो पूरी और हलवा कैसे बनाऊं? मेरी किस्मत ही खराब है यार। जैन, क्या तुम्हें कुछ नहीं आता? मैं तो पहले से ही जानता था तुम्हें लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। हंसते हुए जैन बोला। अर्शी जैन को हंसते हुए देखकर गुस्से में बोली, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना मुझे परेशान देखकर? हंस लो, अपना भी टाइम आएगा। जैन, ये देखो, मतलब इतनी प्रॉब्लम में है, लेकिन एटीट्यूड देखो। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझसे?
अर्शी अपना सिर पकड़ते हुए बोली, प्लीज अभी जाओ, अभी मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। जैन, चलो तुम भी क्या याद रखोगी, और जाने लगा। लेकिन फिर पीछे मुड़ते हुए अर्शी को देखकर बोला, वैसे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? जब बुद्धि बांट रहे थे भगवान, तब तुम कहाँ थी? वो शायद तुम लड़ रही होगी किसी से, राइट? अर्शी, क्या बकवास कर रहे हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो सिर फोड़ दूंगी। मदद करना है तो सीधे सीधे करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। जैन, यार प्यार से भी बोल सकती हो, लेकिन मैं तो भूल ही गया था, तुम तो हो ही राक्षसी, तो वैसे तुम्हारे व्यवहार भी होगा। अर्शी जैन को गुस्से से घूरते हुए बोली, कुछ देर और अगर तुमने चैट स्वेयर टू गॉड आई विल किल यू। जैन, चलो पहले अपनी जान बचाओ, बाद में मुझे मार लेना। और अर्शी का पकड़कर पंडाल की तरफ बढ़ गया, जहां अर्शी को भोग बनाना था। अर्शी कभी जैन को देखती तो कभी अपने हाथों को, जो कि इस समय जैन ने मजबूती से पकड़ा हुआ था। वहां पहुंचकर अर्शी का हाथ छोड़ दिया और सब कुछ देखने लगा। अर्शी जैन के कुछ ना बोलने पर झुंझलाकर बोली, ये क्या इधर उधर देखने के लिए लाए हो? जैन अर्शी को देखकर मुस्कुराकर हंसकर बोला, अपना फ़ोन दो, कुछ पूछना मत प्लीज, अभी बस दो जल्दी। अर्शी जैन को घूरती हुई फ़ोन जैन के हाथ में दे दिया। जैन ने अर्शी के फ़ोन में कुछ किया और फ़ोन अर्शी को पकड़ा दिया। अर्शी कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नज़र फ़ोन में चलती हुई वीडियो पर गई। अर्शी वीडियो को देखने के बाद जैन को देखी, जो कि उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। अर्शी जैसे ही कुछ बोलने वाली थी कि जैन अर्शी के होठ पर उंगली रखते हुए बोला, शांत। और अर्शी की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। अब तुम कहोगी मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया? तो बता देता हूँ कि तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। तुरंत अर्शी बोलने को हुई तो जैन बोला, जब तक बात पूरी ना हो जाए चुप रहो। फिर बोला, और तुम कहोगी जैन तुम कितने अच्छे हो, यू आर बेस्ट। अर्शी जैन की बात सुनकर उसे गुस्से से घूर रही थी। फिर जैन बोला, वैसे मुझे बनाना आता है, बट रूल के अकॉर्डिंग कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए ये करना पड़ा मुझे, नहीं तो मैं खुद तुम्हारी हेल्प कर देता। अर्शी अपने हाथ से जैन की उंगली अपने होठों से हटाते हुए बोली, अच्छा जी, वैसे आप इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? कारण क्या है? जैन, यार कभी तुम कुछ अच्छा नहीं सोच सकती? अब जाकर अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ। और वहां से जाने लगा। जैन, अर्शी कुछ सोचकर बोली। जैन पीछे मुड़ा तो अर्शी बोली, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। जैन कुछ नहीं बोला, मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अर्शी अपने काम में लग गई। इधर जैन को मुस्कुराता हुआ देखकर सौम्या जैन के पास आई और जैन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है भाई, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? जैन झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, तू ना ज्यादा मत सोचा कर, कहाँ मुस्कुरा रहा मैं? सौम्या, क्या भाई झूठ मत बोलो, नहीं बताना तो मत बताओ, वैसे आज बहुत मजा आया ना? जैन, कब मजा आया? सौम्या, ओ भाई आप ना मुझे पागल मत समझो, सब देखा मैंने, जब आप आते टाइम भाभी को मिरर में देख रहे थे। जैन सकपकाते हुए बोला, क्या बोल रही है यार, मैं तो बस कुछ सोच रहा था, मैं उसे क्यों देखूंगा? सौम्या, अरे यार भाई, आप ना टू मच हो, मतलब अपनी वाइफ को लोग क्यों देखते हैं? वैसे मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया, बाद में बात करते हैं। और जैन का गाल प्यार से खींचते हुए वहां से चली गई। और जैन खुद से बोला, यार आज तो बच गया, इसे तो पता चल गया, कहीं किसी और को ना बता दे, और अगर अर्शी को पता चल गया तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? वो तो मेरी जान ही ले लेगी। यार मुझे क्या हो गया था? मैं ना अब अर्शी की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दूंगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मैं उसे परेशान नहीं देख पाता हूँ। ओ भगवान जी, क्या हो रहा है यार? तब तक जैन के फ़ोन पर रेहान का फ़ोन आ गया और वह उससे बात करने लगा। इधर अर्शी ने अच्छे से भोग बना लिया। रूपम एक बार चेक करने आई, इतने अच्छे से भोग बना हुआ देखकर बोली, तुम तो कह रही थी तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता, फिर ये सब कैसे? झूठ बोल रही थी तुम। अर्शी, नहीं आंटी, मुझे सच में नहीं आता, ये तो जैन की हेल्प की वजह से हो पाया। जैन का नाम सुनते ही रूपम बोली, उसने क्या किया? कहीं जैन ने तो भोग नहीं बनाया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें बोला गया था ना, फिर भी कुछ परवाह है कि नहीं हमारे परिवार की इज्जत की? रूपम गुस्से में आकर डांटने लगी अर्शी को। तब तक वहां अनुज भी आ गए और रूपम को बोलते हुए देखकर बोले, क्या हुआ?
आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हैं अर्शी से? रूपम, तो क्या आरती उतारूं? पूछ लीजिए अपनी लाडली बहू से, क्या कांड किया है इसने। इससे बोला गया था भोग बनाने को, लेकिन इसने जैन से बनवा दिया। अनुज अर्शी को देखकर बोले, क्या ये सच है? अर्शी, नहीं नहीं अंकल, जैन ने नहीं, मैंने बनाया। जैन ने तो मेरी हेल्प की बस। और अपना फोन अनुज और रूपम के आगे कर दिया, जिसमें वीडियो चल रहा था। दरअसल जैन ने अर्शी के फोन में यूट्यूब से वीडियो चलाकर रख दी थी, जिसमें खाना बनाना सिखा रही थी औरत, और उसी की मदद से अर्शी ने भोग बनाया। रूपम वीडियो देखकर बोली, तो तुम्हें पहले नहीं बताना चाहिए था। अर्शी बोली, आपने बोलने ही नहीं दिया, आप तो डांटने लगी मुझे। रूपम, हाँ ठीक है, मैं पुजारी से कहती हूँ कि भोग बन गया है, और वो वहाँ से चली गई। रूपम के जाने के बाद अनुज अर्शी के पास आए और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, रूपम की बात का बुरा मत मानना, अभी वो तुमसे गुस्सा है। दरअसल अभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, बट डोंट वरी, एक दिन वो तुम्हें पूरे दिल से सम्मान के साथ अपनाएगी। मुझे पता है, मेरी बेटी से ज़्यादा दिन कोई खफा नहीं रह सकता। अर्शी, मैं कोशिश करूंगी अंकल, सब ठीक हो जाए। अनुज, वो सब तो ठीक है, ये अंकल कहना कब बंद करोगी? जैन की तरह डैड बोला करो। अर्शी, जी डैड। अनुज, हाँ बोलकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद में पुजारी जी आए और मुस्कुराते हुए बोले, आप तो बड़ी तेज निकली बहू, बहुत जल्दी बना लिया आपने भोग। अर्शी झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, आपका आशीर्वाद है पुजारी जी। पुजारी अर्शी के पास आते हुए बोले, काफी अच्छा बोल लेती हैं आप, वैसे आप हैं बहुत खूबसूरत, अपनी तरह ही। अर्शी पुजारी जी की बात सुनकर गुस्से में बोली, पुजारी जी भोग लगा लेते हैं, पहले बातें तो होती रहेंगी। पुजारी जी जैसा आप कहें। अर्शी के हाथों को छूते हुए बोला। अर्शी का मन किया कि अभी पुजारी जी का हाथ तोड़ दे, लेकिन ये वक्त और जगह सही नहीं था कुछ भी करने के लिए। अर्शी गुस्से में बड़बड़ाई, ये साला बुड्ढा कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है मुझ में। सब इसकी पूजा करते हैं, और ये सही भी है। लोग किसी को भी भगवान मान लेते हैं और उस पर अंधविश्वास करते हैं, तो यही होगा ना। लेकिन बेटा, अब की बार तुम्हारा पाला गलत इंसान से पड़ गया है। तुम आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो अब की बार। अर्शी को चुप देखकर पुजारी जी बोले, चलो अब भोग नहीं लगाना क्या? अर्शी, चलिए। और पुजारी के साथ भोग लगाने चली गई। पुजारी और अर्शी के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। पुजारी भोग लगाने से ज्यादा अर्शी को ताड़ रहा था। भोग लगाने के बाद पुजारी के साथ अर्शी बाहर आई, जहाँ सब लोग थे। पुजारी एक एक करके सबको प्रसाद दिया। प्रसाद देते वक्त एक बार फिर उसने अर्शी को टच करने की कोशिश की, लेकिन अर्शी गुस्से का घूंट पीकर चुप रह गई, क्योंकि बिना सबूत के उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए वह पहले कुछ सबूत पुजारी के खिलाफ जुटाना चाहती थी, इसलिए जल्दी से प्रसाद खाकर वहां से निकलना चाहती थी। सबको अपने आप में बात करता हुआ देखकर अर्शी वहां से चुपके से निकलकर मंदिर के अंदर चली गई। लेकिन जैन की नज़र अर्शी पे होने के कारण जैन ने उसे देख लिया और वह भी उसके पीछे चला गया। अर्शी मंदिर के अंदर जाकर चारों तरफ देखने लगी। कुछ भी उसे ऐसा नहीं दिख रहा था जो कि पुजारी के खिलाफ हो, लेकिन इतनी जल्दी हार मानने वाली अर्शी कहाँ थी। इधर उधर देखने जा रही थी, डर भी था कि कहीं कोई आ ना जाए। अर्शी को तभी लगा जैसे वहां से कोई साया गुजरा हो। अर्शी उधर ही देखने लगी, फिर इसे एक बार साया दिखा। वो साया दरअसल रूम के अंदर था। अर्शी अंदर जाने की सोची, लेकिन ये क्या, दरवाजे पे लॉक लगा देखकर सोचने लगी, हो ना हो कुछ तो गड़बड़ था अभी यहाँ। अर्शी, मुझे जरूर कुछ मिल सकता है, लेकिन अंदर कैसे जाएं? कुछ सोचकर आगे बढ़ी और खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसे खींच लिया। अर्शी चिल्लाने वाली थी कि वह आदमी उसका मुंह भी बंद कर दिया। अर्शी जब आदमी का चेहरा देखी तो उसकी आंखें फैल गईं। अर्शी की आंखें उस आदमी को देखकर फैल गईं। फिर लंबी सांस लेते हुए अपने हाथ से उस आदमी का हाथ अपने मुंह से हटाने लगी, लेकिन वह आदमी हटा नहीं रहा था। उसकी पकड़ मजबूत थी और वो अर्शी को गुस्से से घूरे जा रहा था। अर्शी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह अपने मुंह से उस आदमी का हाथ हटाई और गुस्से से बोली, जैन, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, ये कोई और नहीं जैन था जिसने अर्शी को अंदर जाने से रोका। जैन कुछ नहीं बोला, बस अर्शी को गुस्से में घूरे जा रहा था। अर्शी जैन को गुस्से में देखकर थोड़ा फुसलाने के इरादे से बोली,
थैंक गॉड जैन तुम थे, मैं तो डर ही गई थी। तुम मुझे ढूँढते-ढूँढते यहाँ आ गए। तुम कितने अच्छे हो। जैन के गालों को खींचते हुए अर्शी बोली। लेकिन जैन पे इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि गुस्से से वहाँ से लगभग खींचते हुए अर्शी को बाहर एक तरफ ले गया, जहाँ कोई भी नहीं था, और अर्शी का चेहरा अपने हाथों से पकड़ते हुए बोला, ये बट्टिंग करके तुम सोच रही हो बच जाओगी? तुम वहाँ क्यों गई थी? वहाँ पर कोई नहीं जाता। वो पुजारी जी का कमरा है। वहाँ जाना किसी का मना है। और तुम वहाँ जाकर क्या कर रही थी? और तुम रूम के अंदर क्यों जाना चाहती थी? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, गुस्से में जैन बोला। अर्शी जैन को इतने गुस्से में देखकर बोली, जैन देखो, जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ चुपचाप सुनो। दरअसल बात यह है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ और पुजारी जी को देख रही हूँ, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रहे। और तो और, उनके रूम में मैंने किसी को देखा भी था। लड़की थी शायद, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ साफ साफ नहीं देख पाई। और जैन गुस्से से तिलमिलाते हुए बीच में ही बोला, व्हाट रबिश, आर यू मैड? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा कि नहीं? हाँ, ये नशा कर लिया है तुमने? और अर्शी की तरफ चेक करने के लिए झुकने लगा। अर्शी जैन का हाथ झटक कर बोली, पागल मैं नहीं हूँ, तुम सब हो समझे। आंखों पर पट्टी बांध रखी है तुम लोगों ने, कोई और न सही। तुम तो मेरा यकीन करो, लेकिन नहीं, तुम भी औरों की तरह ही हो, बेवकूफ। जैन गुस्से में अर्शी को उंगली दिखाते हुए बोला, ये अब और कुछ मत बोलना आगे। मैं इतना किसी को टॉलरेट नहीं करता, समझी? इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो, और ये सब बंद करो। तुम्हारे इस खुरापाती दिमाग का भरम है, जो उसे दूर करो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अर्शी गुस्से में बोली, कोई दिमाग नहीं खराब है मेरा, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। खैर, तुम मेरा विश्वास भी क्यों करोगे? जैन थोड़ा प्यार से बोला, देखो अर्शी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं बचपन से ही मॉम डैड के साथ आता रहा हूँ यहाँ, और कोई भी पुजारी जी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला। तुम गलत हो, और अगर गलती से ये तुम्हारे दिमाग में चल रहे खुरापात के बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज ये सब अपने दिमाग से निकाल दो, मेरे लिए प्लीज। जैन ने प्यार से अर्शी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अर्शी गुस्से में अपना हाथ जैन के हाथों से छुड़ाकर बोली, सबके सब पागल हैं, और मेरे मन में जो आता है मैं वही करती हूँ। तुम्हें हेल्प नहीं करनी कोई बात नहीं, मैं खुद पता कर लूंगी। जैन फिर बोला, प्लीज यार समझो, हमारे रिश्ते के लिए मान जाओ कम से कम। अर्शी गुस्से से बोली, रिश्ता? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं? हमारी शादी एक मजबूरी थी। हालात के आगे घुटने टेकने पड़े थे हम दोनों को, और हमारे बीच मजबूरी के अलावा रिश्ता ही कौन सा है जो तुम रिश्ते की बात कर रहे हो? मुझसे कोई उम्मीद मत रखना जैन, नहीं तो पछताना पड़ेगा। और इतना कहकर अर्शी वहां से चली गई, और जैन के दिमाग में अर्शी की बातें घूम रही थीं। और फिर खुद से बोला, जैन, क्या ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी ही है? हाँ सच में, मैं भूल ही गया था। थैंक यू याद दिलाने के लिए मिस अर्शी, थैंक यू सो मच। जैन की आवाज़ में दर्द था, जिसे वो खुद से ही छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर अपने आप को शांत करते हुए सबके पास आ गया, चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए, जहां अर्शी पहले से ही मौजूद थी। लेकिन जैन अर्शी पे एक नज़र डालकर फिर दूसरी तरफ देखने लगा। अर्शी ने भी जैन को एक बार भी नहीं देखा। थोड़ी देर सब निकलने लगे, फिर एक एक करके आशीर्वाद लेने लगे पुजारी जी से। जब अर्शी पुजारी जी से आशीर्वाद लेने गई तो पुजारी जी एक कुटिल मुस्कान से बोला, जीती रहिए, आते रहना आप लोग। अर्शी की आंखों में देखते हुए बोला जब पुजारी। अर्शी को गुस्से में देखकर पुजारी ने तुरंत उससे अपनी नजरें हटा लीं, और फिर सब वहां से निकलकर अपनी अपनी कार में बैठने लगे। अर्शी और जैन अब की बात सिर्फ दोनों ही थे, क्योंकि सौम्या रूपम के पास चली गई। अर्शी कार में बैठने के पहले एक बार मंदिर की तरफ देखा, और मुस्कुराते हुए मन में सोचा, बहुत जल्द मुलाकात होगी पुजारी, अब तो आपसे ज्यादा मुझे इंतजार है। और गेट खोलकर कार में जा बैठी। जैन ने बिना कुछ बोले कार स्टार्ट कर दी, और अर्शी फिर से बाहर देखने लगी। उनके बीच खामोशी पसरी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे से नाराज थे। टॉपिक एक ही था, लेकिन दोनों के रीजन अलग अलग थे। जैन एक बार अर्शी की तरफ देखा, जो कि आती जाती गाड़ियों को देख रही थी, तो कभी आंखें बंद कर हवा को महसूस कर रही थी। जैन अर्शी को देखकर बुदबुदाया, तुम ऐसी क्यों हो अर्शी? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम जो करने वाली हो उसके बाद तूफान आ जाएगा। चाह कर भी तुम उस तूफान को फिर समेट नहीं पाओगी। मैं भी नहीं,
लेकिन तुम तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो। एक झटके में तुमने हमारे रिश्ते को क्या से क्या बना दिया। माना कि ये शादी मजबूरी में हुई थी, लेकिन अब मैं इसे निभाना चाहता हूँ, पति ना सही, एक दोस्त बनकर। लेकिन तुम तो इस रिश्ते को मानती ही नहीं। काश तुम एक मौका देती, खुद को और मुझे भी। लेकिन अफसोस। जैन सोचते सोचते कब घर पहुंच गया उसे पता ही ना चला। अर्शी कार से उतरकर जाने लगी, तब जैन अपनी सोच से बाहर आया और जैन ने एक बार घर की तरफ देखकर वापस गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ ली और कुछ सोचकर विशाल को एक मैसेज कर दिया। मीट एट द क्लब 9 o'clock। हाईवे पे कार सुनसान सड़क पर दौड़े जा रही थी और जैन अपने ही आप में उलझा हुआ था। कार एक जगह रोककर बाहर निकला और थोड़ी देर भी खड़े रहने के बाद अपने आप को शांत करके वापस जाकर कार में बैठ गया और कार सीधे क्लब के रास्ते मोड़ ली। इधर अर्शी अपने रूम में आ गई और फ्रेश होने के बाद खिड़की से नीचे देखा, जहां सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन वहां जैन नहीं था। अर्शी लंबी सांस लेते हुए खिड़की बंद की और जाकर बेड पे बैठ गई। आंखें बंद करते हुए बोली, पता है मुझे नाराज हो मुझसे, लेकिन मैं गलत भी तो नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। खैर छोड़ो, जब सच तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें खुद पछतावा होगा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन शायद तुम्हारा अब इस रिश्ते के प्रति नजरिया बदल रहा है, जो हम दोनों के लिए ही बिल्कुल ठीक नहीं, बाद में बहुत तकलीफ देगा अगर सही वक्त में हम संभले नहीं। झूठ कहा मैंने तुमसे, ये रिश्ता मजबूरी नहीं, एक मिशन है जो मैं हर हाल में नहीं भूल सकती। आई एम सॉरी जैन। और अर्शी आंखें बंद करके लेट गई। जैन सीधे क्लब पहुंचा, जहां पहले से रेहान, विशाल और रमन मौजूद थे। जैन को देखकर तीनों उसके पास आए। जैन को देखकर रमन बोला, क्या बात है यार, आज इतने दिन बाद मिल रहा है। हम तो सोच रहे थे तू भूल ही गया हमें। सच कहूं तो मैं तो नाराज था तुझसे, लेकिन कोई नहीं, जा माफ किया तुझे। तू भी क्या याद रखेगा, कैसे दिलदार दोस्त हैं तेरे। जैन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन बोला कुछ नहीं। विशाल जैन को ध्यान से देख रहा था। आज जैन बदला बदला सा लग रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली स्माइल गायब थी। विशाल जैन के दोस्त तो तीनों में सबसे समझदार था और सेंसिटिव बंदा। बाकी रेहान और रमन तो एकदम मस्तीखोर टाइप के हैं, तो वो दोनों ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जैन पर, जबकि विशाल जैन को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। रेहान जैन का हाथ पकड़कर बोला, अब यहीं खड़े रहना है कि अंदर भी चलना है। चलो यारो, सारे गम भुला देते हैं। हंसते हुए रेहान बोला और जैन का हाथ पकड़कर क्लब के अंदर चला गया। विशाल और रमन भी उनके पीछे अंदर चले गए, जहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियां मस्त होकर डांस कर रही थीं। कोई अपने पार्टनर के साथ हाथों में हाथ डाले डांस कर रहा था, तो अकेले ही अपनी मस्ती में कोई झूम रहा था। कहना गलत नहीं होगा कि सब शराब के नशे का खेल था। कुछ लोग मौज मस्ती के लिए क्लब में आते हैं, तो कुछ दर्द भरी जिंदगी से कुछ पल छुटकारा पाने के लिए आते हैं। ये चारों भी काउंटर पर पहुंच गए, जहां एक से बढ़कर एक की शराब थी। रेहान ने 4 पैक बनवाने को बोला और चारों वहीं चेयर पर बैठ गए। जैन यहाँ होकर भी नहीं था। माना कि अर्शी से अभी प्यार नहीं करता था या फिर अनजान था अपनी फीलिंग से, लेकिन अर्शी की आदत तो पड़ चुकी थी जैन को। अर्शी का बार बार छोटी छोटी बात पर झगड़ना अच्छा लगने लगा था जैन को, लेकिन 1 मिनट में ही अर्शी ने सारे भ्रम तोड़ दिए। उसके दिलो दिमाग पर अर्शी की कई बातें छाई हुई थीं, चाह कर भी उन बातों को नहीं भुला पाया था। शायद उन बातों को भुलाने के लिए जैन यहाँ आया था। रमन जैन को चुपचाप बैठा देखकर बोला, अबे देवदास बन के क्यों बैठा है, भाभी ने निकाल दिया क्या घर से। हंसते हुए बोला। रमन की इस बात पर भी जैन ने रिएक्ट नहीं किया और पास बैठा विशाल रमन को खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखा, तो रमन इधर उधर देखने लगा, जबकि रेहान डांस फ्लोर की तरफ देखे जा रहा था। उसका पूरा ध्यान वहां था, इसलिए वह कुछ नहीं सुन पाया। थोड़ी देर में उनका पैक भी बन चुका था और सब हाथ में लिए पी रहे थे, जबकि जैन बैठा गिलास को घूर रहा था। रेहान जैन को गिलास घूरता देखकर बोला, अब क्या घूर के ही पेट भरने का इरादा है या दिल को तसल्ली दे रहा है। ओह, मैं तो भूल गया था भाई, लगता है भाभी ने पीने से मना किया है। क्या बात है यार, एकदम सही जा रहे हो। विशाल उसे भी इशारे से कुछ न बोलने का इशारा किया, जबकि रेहान की बात से जैन को अर्शी की फिर याद आ गई और उसकी कही बातें भी। जैन ने गिलास लिया
और एक सांस में ही पी गया। रमन बोला, अब लग रहा है जैन, नहीं तो बदला बदला सा लग रहा था। जैन कुछ नहीं बोला, वेटर से पूरा बोतल मंगाकर बोतल से गटकने लगा। रमन, रेहान और विशाल आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे, क्योंकि आज के पहले जैन पीता जरूर था, पर इतना नहीं, और इस तरह डायरेक्ट बोतल से तो कभी नहीं। जैन जब दूसरा बोतल मंगाने लगा तो विशाल गुस्से में बोला, पागल हो गया है क्या? बहुत पी लिया तूने अब, और नहीं, तेरे साथ हमारी भी क्लास लग जाएगी। और भाभी का सोच, उन्हें अच्छा लगेगा क्या तुझे ऐसे देखकर? इसलिए बस कर यार। जैन पर अब नशा हावी हो चुका था। वो गुस्से में बिफरते हुए बोला, कुछ नहीं होगा किसी को, मेरी फिक्र नहीं है। कोई खुश नहीं रहता मुझसे, सबको मैं नाराज कर देता हूँ। डैड तो हमेशा से ही नाराज रहे, मॉम भी गुस्सा हो गई, और अब अर्शी भी। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं। जैन की आंखों में आंसू थे। रेहान जैन के गले लगते हुए बोला, क्या बात है, बता, हम हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे, तू बता, प्यार से रेहान बोला। रेहान को दूर ढकेलते हुए जैन बोला, नो, नो वन लव्स मी, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत। विशाल आगे आया और जैन को जाकर चेयर पर बिठा दिया। जैन अब भी पैग पे पैग लगाए जा रहा था। रमन अपने सर पर मारते हुए बोला, यार बात क्या है, इसे हुआ क्या है? मुझे कुछ सीरियस लग रहा है। रेहान रमन की बात सुनकर बोला, ये साला शादी वादी नहीं करना चाहता, देख रहे हो अच्छे भले लड़के की हालत कैसी हो गई है, और जरूर ये अर्शी की वजह से अपसेट है। विशाल गुस्से में, स्टॉप इट गैस, किसी को भी बिना रीजन के ब्लेम करना बंद करो। कुछ पता है तुम्हें रेहान, जो अर्शी को ब्लेम कर रहा है, क्या पता इसकी ही गलती हो? जैन की तरफ इशारा करते हुए विशाल बोला, और रेहान के सर पर मारते हुए बोला, साले लड़की मिलेगी तब ना शादी करेगा, वैसे भी तुम जैसे जानवर को लड़की देगा भी कौन? विशाल मुस्कुराकर लास्ट में बोला। रेहान विशाल को उंगली दिखाते हुए बोला, ए डोंट अंडर एस्टिमेट मी, समझा तू कि नहीं? रमन रेहान की बातों पर ब्रेक लगाते हुए बोला, अबे चुप कर, मजाक कर रहा है, वो यहाँ सीरियस मैटर है, और तुम दोनों हो कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे हुए हो विशाल। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, तू और इतना सीरियस, कुछ जच नहीं रहा है। रमन, और अगर ये बात मैं कहूँ कि हमेशा सीरियस रहने वाला बंदा आज इस समय में ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, तो रेहान चुप करो यार। ये जैन कहाँ गया यार? रेहान हकलाते हुए बोला। रेहान की बात सुनते ही वो दोनों भी चिंतित होकर इधर उधर देखने लगे। रमन की नज़र अचानक डांस फ्लोर पर गई, फिर हटा ली, लेकिन अगले ही पल आंखें फाड़े देखने लगा। रेहान रमन को जब ऐसे देखते हुए देखा तो उसके कंधे पर मारते हुए बोला, साला इसको देखो, लड़की ताड़ रहा है, ढूंढ पहले उसको, नहीं तो अभी मैं तुझे घुमा दूंगा। रमन खींचते हुए बोला, मैं पागल नहीं हूँ तेरी तरह, उधर देख। अपने हाथ से रेहान का चेहरा उधर करते हुए बोला। रेहान भी उधर ही देखने लगा। विशाल उन दोनों की नज़रों का जब अनुसरण करते हुए उधर देखा तो उसकी नज़र डांस करते हुए जैन पर पड़ी, जो कि किसी लड़की के साथ डांस कर रहा था। रमन बोला, यार आज ना ये कुछ कांड ना कर दे, चलो उससे पहले रोक लेते हैं, और डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे विशाल और रेहान भी हो लिए। वहां पहुंचकर तीनों लड़की को दूर किए और जैन के चारों तरफ घेर कर तीनों डांस करने लगे। थोड़ी देर बाद जब तीनों थक गए तो जैन को जबरदस्ती वहां से खींचकर लाकर बिठा दिया, क्योंकि जैन और डांस करने की जिद कर रहा था। रमन बोला, अब इसके साथ कभी नहीं आना, साला खुद तो टल्ली हो गया, हमारा जीना हराम कर रहा है। कल सुबह इसकी अच्छे से खबर लूंगा। रेहान, मैं तो आऊंगा, लेकिन इसका मूड देखकर और भाभी जी से पूछकर भी, भाई सब कुछ कुशल मंगल है कि लड़ाई झगड़ा किए हो? विशाल, बंद करो यार ये बकवास, तुम दोनों। अब इसे कैसे ले जाना है वो सोचो, अंकल तो इस हालत में देखकर उल्टा लटका देंगे, इसके साथ हम सबको भी। कुछ सोचो यारो। रेहान, थोड़ी और रात हो जाए तब ले चलते हैं, तब तक सब सो भी जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। रमन, पागल है क्या? वो जानता नहीं कि अंकल के बारे में? बेटा, जब तक उनके घर का एक एक सदस्य घर से बाहर रहता है तब तक वो सोते नहीं हैं, वो ये अपना आइडिया भूल जा तू। रेहान चिढ़ता हुआ बोला, तो तू ही कुछ बता। विशाल कुछ सोचते हुए बोला, मेरे पास है एक आइडिया। रेहान, तो क्या? मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा, बताना। विशाल, ऐसा कर,
रमन तू अंकल के पास फोन करके बोल दे कि आज जैन मेरे घर पे ही रुक गया है, कल सुबह आएगा। रमन प्लान तो सही है, लेकिन फोन मैं नहीं करने वाला। रेहान अरे डर क्यों रहा है यार, इतने स्वीट हैं अंकल फिर भी। रमन तो तू ही कर दे। रेहान ठीक, फिर अपने भाई की पावर देख। और ताव में आकर अनुज के पास कॉल लगा दिया रेहान ने। लेकिन जैसे ही बेल जा रही थी, वैसे वैसे रेहान की हार्ट बीट बढ़ रही थी, लेकिन अब काट भी नहीं सकता था। इज्जत का सवाल जो था। थोड़ी देर में अनुज कॉल पिक किए तो डरता हुआ रेहान उनसे बोला, आज जैन हमारे पास ही रुकेगा। अनुज शायद अच्छे मूड में थे, इसलिए ओके बोलकर कॉल कट कर दिया। रेहान खुश होकर बोला, देख लिया मेरी हिम्मत। रमन हाँ हाँ ज़्यादा मत बोल। अब चलो भाई, जुगाड़ हो गया। अब अपने प्यारे लाला को ले चलते हैं। रेहान ये प्यारे लाल कौन है? रमन अरे मूर्ख बालक, ये और कौन? जैन की तरफ उंगली करते हुए बोला। बेचारा रेहान कुछ नहीं बोला। तीनों जैन को सहारा देकर कार तक लेकर आए। एक कार में विशाल जैन और रमन हो गए, और जैन वाली में रेहान। तीनों घर की तरफ चल दिए, जबकि जैन बड़बड़ाए जा रहा था। इधर जैन के अभी तक न आने से अर्शी को चिंता हो रही थी। अर्शी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किससे पूछे जैन के बारे में। फिर अचानक उसके दिमाग में जैन के दोस्तों का ख्याल आया, तो तुरंत अर्शी ने विशाल का नंबर डायल किया। विशाल अर्शी का फ़ोन देखकर एक साइड लाया और रमन से जैन का मुंह बंद करने को बोला, क्योंकि जैन अब भी बोले जा रहा था। विशाल के फ़ोन पिक करते ही अर्शी बोली, जैन आप लोग के साथ है। विशाल हाँ, आप टेंशन ना लो, जैन हमारे साथ ही है। आज यहीं रुकेगा, कल आ जाएगा। अर्शी थोड़ी देर रुककर बोली, जैन ठीक है ना? विशाल अभी ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो उसे जल्दी से सुलझा लो। जैन काफ़ी अपसेट है आज, कुछ बताया तो नहीं, लेकिन उदास लग रहा था। अर्शी और बाय बोलकर रख दी और सिर झुकाकर बेड पर बैठ गई। आज जैन की हालत की जिम्मेदार अर्शी ही थी। ये अर्शी को अच्छे से पता था, इसलिए वो और परेशान थी। अर्शी के मन में बार बार अजीब अजीब ख्याल आ रहा था। और इधर जैन कुछ देर में सो गया। तब जाकर तीनों ने चैन की सांस ली, और जैन के पास ही तीनों भी सो गए। अगली सुबह दोस्त उसके चारों तरफ बेड पर ही बैठे हुए जैन को गुस्से में घूर रहे थे। जैन उन तीनों को घूरता हुआ देखकर सिर पकड़ते हुए बैठते हुए बोला, अबे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं जैन ही हूँ, कोई भूत नहीं जो आंखें फाड़कर देख रहे हो। लेकिन तीनों में से कोई भी घूरना बंद नहीं किया और ना ही बोला। तो जैन झल्लाते हुए बोला, देखो ये ड्रामे बंद करो तुम सब, और जाओ कोई मेरे लिए नींबू पानी ले आओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है। सिर को पकड़ते हुए जैन बोला। रेहान से रहा नहीं गया, जैन के सर पर मारते हुए बोला, और जो कल रात से तूने हमारे नाक में दम करके रखा है उसका क्या? क्या 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 बोल रहे हो? जैन हकलाते हुए बोला, सही बोल रहा है वो। साले तूने कल रात को इतने ड्रामे किए ना कि अब तक सिर दुख रहा है। पार्टी करने गए थे, सोचा था थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा, यहाँ तो सिर दर्द बंध गया, वो भी तेरी वजह से। रमन गुस्से में बोला, जबकि विशाल कुछ नहीं बोला। अभी तक तू भी बोल ले, तू क्यों पीछे है? जैन विशाल को देखते हुए बोला, विशाल बोलना तो बहुत कुछ है, पर अभी नहीं, पहले तू घर जा, अर्शी भाभी परेशान हो रही होंगी। विशाल को सोचते हुए बोला, उसको कोई फिक्र नहीं है मेरी। जैन बेबसी से बोला, तू कुछ भी बोल, फिक्र तो करती है तेरी, तुझे ही समझ नहीं आता कुछ। रमन जैन को समझाने के इरादे से बोला। रेहान नींबू पानी ले आया और जैन को देते हुए बोला, इसे पी और जल्दी से निकल यहाँ से। लेकिन ये मत समझना कि तू बच रहा है, ये हम तुझे ऐसे छोड़ रहे हैं नहीं बेटा, तुम्हारा हिसाब किताब बाद में होगा जरूर, समझे? हाँ मेरे बाप समझे। ओ सिट, बाप से याद आया, यार डैड के लिए क्या करूं? जैन घबराते हुए बोला, तू चिंता मत कर, सब सेट है, तू बस जा। विशाल मुस्कुराते हुए बोला। तो जैन उसके गले लग गया। हाँ हाँ, जैसे इसने अकेले ही सब किया था, हमने भी पूरा साथ दिया था, समझे? रेहान कोड़ते हुए बोला। अरे तो आ जाओ ना, विशाल बोला। तो वो दोनों भी जाकर गले लग गए। आई लव यू यारो, जैन अलग होते हुए बोला। हाँ हाँ ठीक है, बटरिंग मत कर, थोड़ा गुस्से में बोला। हाँ हाँ जा रहा हूँ, जैन भी गुस्से में बोला और वहाँ से निकल गया। जैन के निकलने के बाद रेहान बोला, ये नहीं सुधरेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। इधर अर्शी ब्रेकफास्ट करके अपने कमरे में
इधर से उधर बेचैनी से टहल रही थी। एक बार सोच रही थी कि फोन जैन को करे कि नहीं करे, इसी कश्मकश में उलझी हुई थी। कुछ देर बाद बेड पर बैठ गई और उसी वक्त दरवाजा खुला। जैन अंदर आया। जैन को देखकर अर्शी को सुकून मिला। जैन भी आते हुए एक नज़र अर्शी पर डाल बाथरूम में चला गया और अर्शी लैपटॉप लेकर कुछ करने लगी। जैन कुछ देर बाद बाथरूम से निकला और तैयार होकर बिना अर्शी की तरफ देखे बाहर चला गया। जैन का इस तरह अर्शी को इग्नोर करना अर्शी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो हो रहा था उसकी गलती की वजह से हो रहा था, तो कर भी क्या सकती थी। शाम को डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए थे। अर्शी भी जैन के पास में ही बैठी थी, लेकिन जैन एक बार भी अर्शी की तरफ नहीं देख रहा था। जैन के इस तरह इग्नोर करने से अर्शी भी चिढ़कर दूसरी तरफ देखने लगी। खाना खाने के बाद अनुज जाने लगे। तो डैड, आपसे कुछ बात करनी है, जैन धीरे से बोला। कहो, अनुज जैन की तरफ मुड़ते हुए बोले। एक्चुअली डैड, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ, जैन एक बार फिर धीरे से बोला। तो कर लो, कोई रोके थोड़ी रहा है तुम्हें, लेकिन तुम्हें ऑफिस में अच्छे से रहना होगा, एक जिम्मेदार इंसान की तरह, समझे? अनुज ऑर्डर देते हुए बोले। हूँ, जैन उदासी से बोला। बाय एवरीवन कहते हुए अनुज रूम में चले गए और धीरे धीरे सब अर्शी भी एक नज़र जैन पर डालते हुए चली गई। लेकिन जैन वहीं अकेला बैठा रहा। खुश भी था कि सब खुश हुए होंगे और उदास भी था कि कल से एक नई बोरिंग लाइफ शुरू होगी। आखिरकार अपनी सोच पे ब्रेक लगाते हुए वह भी रूम में चला गया। अर्शी पहले से ही नाइटी पहने हुए बेड पर लेटी थी। वैसे तो अर्शी कभी कभी ही नाइटी पहनती थी, ज़्यादा लोअर टी शर्ट ही पहनती थी, लेकिन आज नाइटी पहनी हुई थी, ब्लू कलर की। नाइटी में काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके गोरे बदन पर ब्लू कलर काफ़ी फब रहा था। जैन तो अब अर्शी को देखता है तो एक पल के लिए नजरें ही नहीं हटा पाया। फिर खुद को संभालते हुए बोला, नो जैन, अब खुद को और हर्ट नहीं करना, इसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को समझाते हुए कपड़े चेंज करने चला गया और चेंज करने के बाद आकर सो गया। आज दोनों की ही आंखों में नींद नहीं थी। दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। अर्शी निर्णय नहीं ले पा रही थी कि वो जैन के साथ सही कर रही है या गलत, इसी में उलझी हुई थी। एक बार अर्शी का दिमाग कहता है वह सही कर रही है और दिल कहता है कि जैन के साथ गलत कर रही है। फाइनली अर्शी के दिमाग की बात मानकर सो गई। कुछ देर बाद दोनों ही कुछ फैसले लेकर सो गए। जैन अर्शी के उठने से पहले ही उठ गया अगली सुबह, क्योंकि अगर आज पहले दिन ही लेट होता तो अनुज उसे छोड़ते नहीं। इसी वजह से जैन जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहा था। जब अर्शी सोकर उठी तो जैन जूते पहन रहा था। ये क्या है, इतनी सुबह कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना है इसे? अर्शी जैन को तैयार होता देखकर खुद से ही सवाल की। जब जैन ने हाथ में बैग लिया तब अर्शी को याद आया कि आज जैन को ऑफिस जाना है। आज जैन का फर्स्ट डे है। अर्शी जैन को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती थी, लेकिन बोले तो बोले कैसे, यही सोच रही थी। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और वो तुरंत बाथरूम में भागी। बाथरूम में इतनी तेजी से जाते हुए देखकर जैन बोला, इसे क्या हुआ? जैन तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने चला गया। अनुज के अलावा वहां कोई नहीं था। एक तो आज जैन नर्वस था, ऊपर से अनुज का उसके सामने अकेले आना उसे और परेशान कर रहा था। जैन के हाव भाव को समझते हुए अनुज बोले। जैन अपना नाम सुनते ही जैन अनुज को देखते हुए बोला, जी डैड, नर्वस हो? अनुज जैन से पूछते हैं। जैन बस इतना ही बोल पाया। ऑल द वेरी बेस्ट डियर सन। अनुज के इतना कहते ही जैन अनुज की तरफ भौचक्का होकर देखने लगा। इतने प्यार से तो अनुज ने कभी बात ही नहीं करी थी जैन से, और आज भाई देख रहे हो, एक दिन में ही असर पड़ गया। अभी तो ऑफिस भी नहीं गया हूँ, जैन खुद से बोला और मुस्कुराते हुए अनुज को थैंक यू बोला। तब तक सारे घर वाले आ गए सिवाय अर्शी को छोड़कर। तभी अर्शी को ना देखकर जैन बड़बड़ाया, महारानी कहाँ गई? उसे सीढ़ियों से उतरते हुए अर्शी दिखी, जो कि मेहरून कलर की कुर्ते और वाइट कलर के प्लाजो में काफी खूबसूरत लग रही थी। जैन अर्शी को देखकर बोला, उफ, कहीं मेरी जान ही ना चली जाए इसको इस तरह देखकर, और फिर मुस्कुराते हुए खाने लगा। अर्शी भी बैठ गई और वह भी खाने लगी। जब सबका खाना हो गया तो अनीता हलवा लेकर आई। हलवा देखकर जैन बोला, वाह आंटी, आज मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मतलब मेरा फेवरेट है ये तो। जैन अपनी उत्सुकता छुपाते हुए बोला,
क्योंकि वह इतना तेज बोला कि सब उसे देखने लगे। जैन के यूं खुश होने से अर्शी को बहुत खुशी हुई, नहीं तो अभी तक जैन का चेहरा मुरझाया हुआ था। सबने हलवा खाया और खूब तारीफ भी की। जैन का मूड भी अब अच्छा हो गया था। जैन, साहिल और अनुज ऑफिस के लिए निकल गए। बच गई बस लेडीज। उनमें से भी सौम्या अपने कॉलेज चली गई और रूपम किसी से फोन पे बात करते हुए बाहर चली गई। वहां पर बस श्रद्धा और अर्शी ही थे। श्रद्धा ने आज पहली बार अर्शी से बात की। थोड़ी देर बाद श्रद्धा भी शॉपिंग करने चली गई और अर्शी किचन में अनीता के पास चली गई। अनीता अर्शी को देखकर बोली, क्या बेटा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों झूठ बुलवाया मुझसे? सब कितनी तारीफ कर रहे थे तुम्हारे बनाए हुए हलवे की, जिसे वो मेरा बनाया हुआ समझ रहे थे। वो तो तुमने बनाया था। अगर हमने बताया होता तो भाई साहब और जैन भी बहुत खुश होते। आंटी, आप समझ नहीं रही, कुछ बात है, प्लीज कारण अब मत पूछिए। अर्शी रिक्वेस्ट करती हुई बोली, कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। अनीता अर्शी का हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू आंटी। अर्शी मुस्कुराकर बोली और वहां से अपने कमरे में चली गई। बेड पर बैठते हुए अभी हुए कुछ देर की घटना याद करने लगी। फ्लैशबैक। अर्शी के मन में अचानक एक आइडिया आया कि जैन के लिए कुछ अच्छा सा बनाने का, लेकिन क्या बनाए? बेड पर बैठी बैठी अर्शी गाल पे हाथ रखे सोच रही थी कि उसे अनीता की बात याद आ गई। एक दिन बातों बातों में अनीता ने बताया था कि जैन को हलवा पसंद है। याद आते ही खुशी से उछलती हुई अर्शी बाथरूम में भागी और जल्दी से तैयार होकर चुपके से किचन में चली गई। वैसे भी अनीता के अलावा कोई किचन में जाता भी नहीं था, तो अर्शी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अनीता के वहाँ होने की वजह से अर्शी को सब बताना पड़ा और अर्शी अनीता से ये भी बोली कि वो किसी से ये ना बताए कि हलवा अर्शी ने बनाया है। अनीता भी अर्शी की खुशी के लिए मान गई। अर्शी अपनी सोच से बाहर आई। अर्शी खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो जैन की इतनी फिक्र क्यों कर रही है, उसकी खुशी का इतना ख्याल क्यों रख रही थी। अर्शी ने अपना सिर झटका और खुद से बोली, इंसानियत अर्शी, तू तो है ही ऐसी, तू तो किसी को भी उदास नहीं देख सकती। फिर वो जैन जिससे तेरी शादी हुई है, माना कि ये शादी एक प्लानिंग थी, फिर भी कुछ तो है हमारे दरमियाँ। और फिर लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गई। जैन शाम को ऑफिस से आया, काफी थका हुआ था। अर्शी ने पहले से ही अनीता से कहकर कॉफी बनवा दी थी जैन के लिए। जैन सोफे पे बैठ के टीवी देखने लगा। अर्शी के इशारे पे अनीता जैन को लाकर कॉफी दे गई। जैन मुस्कुराकर थैंक यू बोलकर कॉफी पीने लगा। जैन के चेहरे पर राहत देखकर अर्शी को काफी अच्छा लगा। वह मुस्कुराती हुई अपने काम में लग गई। जैन कुछ देर बाद रूम में आया और कपड़े चेंज करके बेड पे लेट गया। अर्शी को पता था कि जैन थक कर आएगा तो आराम करेगा, इसलिए अर्शी पहले ही सोफे पर बैठकर काम करने लगी। जैन लेटे लेटे अर्शी को देख रहा था। अर्शी को काम करता देख उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे कि अर्शी हमेशा लैपटॉप पर कौन सा काम करती है, लेकिन पूछ भी नहीं सकता था। इसलिए अपने सवालों को ब्रेक लगाते हुए आंख बंद करके लेट गया और अर्शी अपने काम में लगी रही। कुछ देर बाद कोई फोन आया तो अर्शी सोते हुए जैन को देखकर बाहर निकल गई। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। जैन को ऑफिस जाते लगभग एक मंथ हो गया था। जैन डेली ऑफिस जाता था। अर्शी जितना हो सके छुपकर ही जैन का ख्याल रखने की कोशिश करती, लेकिन सामने से जैन की तरफ देखती भी नहीं थी। जैन का भी यही हाल था। अर्शी को दूर से ही निहारता, लेकिन सामने से बात नहीं करता और ना ही अर्शी की तरफ देखता। बस दोनों के ना बात करने का रीजन अलग अलग था। अर्शी जैन की बात नहीं मानी थी उस दिन, और उसके रिश्ते के बारे में भी इतना कुछ अर्शी ने कह दिया। जैन इसलिए गुस्सा था और वहीं अर्शी उस झगड़े को हथियार बनाकर मेन रीजन से बच रही थी। एक दिन रात में जब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे, अचानक अनुज का फोन बजा। बात करते करते उनका चेहरा उतर गया। उनकी बातों और चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि बात कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। अनुज के फोन रखते ही रूपम बोली, क्या बात है, किसका फोन था? अनुज कुछ नहीं बोले, सीधा टीवी ऑन करने के लिए बोले। टीवी ऑन होते ही सबकी निगाहें आती हुई न्यूज पर गईं। न्यूज देखते ही सबके चेहरे के रंग बदल गए। जैन अविश्वास से अर्शी को देख रहा था और अर्शी बिना भाव के टीवी देख रही थी, जैसे कि उसे पहले से ही जानकारी हो इस न्यूज के बारे में।
आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।